जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इन ऑप्शन ए 150 इंटू 150 इंटू 500 mm, ऑप्शन बी 100 इंटू 100 इंटू 700 mm, ऑप्शन सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, ऑप्शन डी 100 इंटू 100 इंटू 500 mm। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ रप्चर से हम लोग क्या निकालते हैं। तो आपको समझना है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रप्चर से क्या निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं या तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। तो जो हम लोग उसमें साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू IS कोड में लिखा गया है कि 150 इंटू 150 इंटू 700 mm हम लोग यूज करेंगे उसकी साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला आंसर है 150 इंटू 150 इंटू 500 mm, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 100 इंटू 100 इंटू 700 mm, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस while placing and compacting is called, ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी बल्किंग एंड ऑप्शन डी क्रीप। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर हम फ्रेश कंक्रीट को मिक्स करेंगे और उसमें से हमारा वाटर क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर से राइज होने लगेगा, मतलब निकलने लगेगा वाटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्लीडिंग, ऑप्शन सी दिया हुआ बल्किंग एंड ऑप्शन डी दिया है क्रीप। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है फ्रेश कंक्रीट क्या होता है। तो फ्रेश कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जिसको हम लोग किसी भी स्टेज पे मोल्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश कंक्रीट। और फ्रेश कंक्रीट हमेशा किस में स्टेज में होता है, तो वो प्लास्टिक स्टेज में होता है, मतलब उसको हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कॉल्ड फ्रेश कंक्रीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वाटर हमारा राइज हो रहा है सरफेस से, तो उसे क्या बोलेंगे। अगर वाटर हमारा राइज होता है सरफेस से, अगर हम लोग कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आंसर क्या ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको और घुमा के पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेग्रीगेशन क्या होता है। तो सेग्रीगेशन क्या बोलते हैं हम लोग कि सेपरेशन ऑफ इनग्रेडिएंट टू ईच अदर इन ए कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। मतलब क्या, अगर हमारा इनग्रेडिएंट, अगर हमारा कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट पेस्ट, वाटर, अगर हम लोग कंक्रीट मिक्सचर से में मिक्स करते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ब्लीडिंग इज ए वन ए पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका कभी कभी हमारा ऑप्शन सेग्रीगेशन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन का हमने डिफिनेशन क्या बताया कि सेपरेशन ऑफ इनग्रेडिएंट टू ईच अदर इन ए कंक्रीट। अब यहाँ पे इनग्रेडिएंट मतलब क्या क्या, अगर कोर्स एग्रीगेट बाहर निकलेगा, सीमेंट पेस्ट बाहर निकलेगा और वाटर निकलेगा कहाँ से, कंक्रीट मिक्सचर पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। लेकिन इट इज ए पार्ट ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमारा यहाँ पे आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर बोला है निकल रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या क्या है फैक्टर काउजिंग सेग्रीगेशन, मतलब सेग्रीगेशन का क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है क्या कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट मिक्सेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं तो इट इज ए चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। फिर दूसरा हमारा क्या क्या है, पुअरली प्रोपोर्शन, अगर हम लोग सीमेंट सैंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन हम लोग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो सेग्रीगेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर तीसरा क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फॉर मोर देन 1 मीटर, अगर हम लोग कंक्रीट को 1 मीटर ज़्यादा हाइट से गिरा रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। फिर चौथा क्या है, वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम लोग कंक्रीट में वाइब्रेशन ज़्यादा समय तक देंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सेग्रीगेशन होने का चांसेस ज़्यादा है।
तो आपको यही चीज़ यहाँ पे ढूंढना है कि अगर सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। अगर इनग्रेडिएंट में क्या क्या आएगा, तो सीमेंट कंक्रीट आएगा, सीमेंट पेस्ट आएगा और वाटर आएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वाटर हमारा टेंड टू राइज टू द सरफेस हो रहा है वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, तो उसे हम बोलेंगे ब्लीडिंग, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, लीन मिक्सेस ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच वन। ऑप्शन बी, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोज़ोलाना फाइन एग्रीगेट। ऑप्शन सी, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड्स। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं लीन मिक्सेस क्या होता है। तो लीन मिक्सेस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसकी सीमेंट कंक्रीट इन ए कंक्रीट इज लेस देन 10%। अगर हमारा कंक्रीट में सीमेंट कंटेंट की परसेंटेज लेस देन 10% होता है तो उसे हम बोलते हैं लीन मिक्सेस। फिर दूसरा दिया हुआ है नॉर्मल मिक्सेस। नॉर्मल मिक्सेस किसको बोलते हैं, अगर कंक्रीट में सीमेंट कंटेंट हमारी 10 से 15% रहती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मिक्सेस। फिर तीसरा क्या हमारा रिच वन। रिच वन किसको बोलते हैं, अगर कंक्रीट में सीमेंट कंटेंट मोर देन 15% रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज रिच वन। तो हमको पता है कौन ज़्यादा ब्लीडिंग करेगा, जिसमें ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लीन मिक्सेस ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच वन। मतलब ये बिल्कुल सही बोला गया है, गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सीमेंट की कंटेंट कम है और हम पानी मिला देंगे तो हमारा ब्लीड ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा दिया है ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोज़ोलाना फाइन एग्रीगेट। अब हम लोग ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ब्लीडिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट मिला के, फिर दूसरा इंक्रीजिंग सैंड कंटेंट मिला के, फिर तीसरा यूजिंग फाइनर सैंड मिला के, फिर चौथा यूजिंग लेस वाटर मिला के, फिर यूजिंग एडमिक्सचर लाइक कैल्शियम क्लोराइड में मिला के भी हम लोग ब्लीडिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर यूजिंग राउंडेड नेचुरल सैंड रादर देन एंगुलर, इससे भी हम लोग ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी दिया हुआ ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय एडिंग पोज़ोलाना फाइन एग्रीगेट, बिल्कुल सही है। अगर हमने फाइनर सैंड मिलाएंगे तब हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर तीसरा दिया ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड मिला के हम लोग ब्लीडिंग को क्या करते हैं, कम करते हैं, ना कि इंक्रीज करते हैं। मतलब सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर while placing the concrete is ऑप्शन ए segregation, ऑप्शन बी compaction, ऑप्शन सी श्रिंकेज एंड ऑप्शन डी बल्किंग। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हमारा इनग्रेडिएंट सेपरेट हो रहा है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर while placing the concrete, अगर हम लोग कंक्रीट को प्लेस करते हैं उसमें से हमारा कौन कौन सा, अगर कोर्स एग्रीगेट निकल जा रहा है, फिर सीमेंट पेस्ट निकल जा रहा है और वाटर निकल जा रहा है, तो हम लोग उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। हमने देखा था क्वेश्चन एक में वाटर हमारा राइस सरफेस होता था, अगर सिर्फ वाटर निकलेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे तो आपको इनग्रेडिएंट बोल रहा है, इनग्रेडिएंट में हमारा कोर्स एग्रीगेट भी होगा, सीमेंट पेस्ट भी होगा और वाटर भी होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, ए सेग्रीगेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट, ऑप्शन सी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये वर्केबिलिटी जो है हमारा कंक्रीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि वर्केबिलिटी क्या होता है। तो वर्केबिलिटी क्या होता है, अगर कंक्रीट हमारा आसानी से मिक्स हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, आसानी से मिक्स्ड हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए और फिनिश्ड हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, अगर कंक्रीट आसानी से मिक्स हो जाए, आसानी से प्लेस्ड हो जाए, आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाए, आसानी से फिनिश्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्केबल कंक्रीट, मतलब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
ऑप्शन ए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट, ऑप्शन सी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। पहला है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। फिर दूसरा है मिक्स प्रोपोर्शन। हमको पता है जिसमें हमारा सीमेंट कंटेंट ज़्यादा रहता है वो मोर वर्केबल रहेगा, वो हमारा मोर वर्केबल बोलेंगे। तो हमारा बोल सकते हैं रिच कंक्रीट इज मोर वर्केबल। रिच कंक्रीट हमने बताया आपको जिसके सीमेंट कंटेंट ग्रेटर देन 15% होगी। तीसरा हमारा क्या, शेप ऑफ एग्रीगेट। अगर हम लोग राउंडेड शेप यूज करेंगे एज कंपेयर टू एंगुलर शेप तो हम लोग बोल सकते हैं विच हैव मोर वर्केबिलिटी, मतलब राउंडेड शेप की ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है एज कंपेयर टू एंगुलर शेप। फिर चौथा दिया ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। हमको पता है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मतलब क्या, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। हमको पता है कि हमारा वेल ग्रेडेड रहेगा तो वाइट्स को फिल्ड आसानी से कर लेगा, वाइट्स आर फिल्ड इजीली, सो डैट इट इज, अगर हमारा वेल ग्रेडेड रहेगा तो हमारी वर्केबिलिटी भी क्या रहेगी, बढ़ेगी। फिर तीसरा है टाइम। अब देखिए हमको पता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम लोग ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्रेश कंक्रीट क्या हो जाएगी, हमारी हार्ड हो जाएगी। अगर हार्ड हो जाती है तो हमारी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको ये चीज़ याद रखना कि अगर टाइम हमारा जितना ज़्यादा लगेगा उतनी हमारी वर्केबिलिटी कम रहेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अगर हम लोग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो हम बोल सकते हैं इट कैन कंसिडर लेस वर्केबिलिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्रीगेट रखा है इतना और यहाँ पे मैंने ज़्यादा एग्रीगेट रख दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग सीमेंट का प्रोपोर्शन तो कांस्टेंट रखें। यहाँ भी 1 kg सीमेंट रखा, यहाँ भी मैंने 1 kg सीमेंट ही यूज़ किया हूँ। तो हमको पता है जितना एग्रीगेट बढ़ाएंगे उतना हमारा लुब्रिकेंट करना हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी हमारी कम होगी। याद रखिएगा यहाँ पे क्या था, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो हमारी वर्केबिलिटी कम होगी। फिर नेक्स्ट है एडमिक्सचर। हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं एडमिक्सचर में तो हमारी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये सब हमारा फैक्टर है। तो हमने देखा अभी यहाँ पे कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अगर हम लोग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हम लोग बोलेंगे तो जैसे हम लोग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग लेस लिखते हैं मतलब कम हो जाएगी। फिर दूसरा है टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट, ये भी हम लोग टाइम ज़्यादा लेंगे तो वर्केबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। फिर तीसरा क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। हमको पता है कि हम लोग वेल ग्रेडेड यूज़ करेंगे तो हमारी वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट, ऑप्शन बी वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन सी द एयर इन द मिक्स एंड ऑप्शन डी साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पूछा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हमको पता है कि जितना हम लोग ज़्यादा समय लेंगे उतनी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब दूसरा देखिए यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो है। अभी हमने देखा कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और एयर, अगर हम लोग एयर इन द मिक्स करेंगे तो वर्केबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और चौथा क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर हम लोग बिगर साइज के एग्रीगेट करेंगे, बिगर साइज के हम लोग एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी हमारी ज़्यादा रहेगी। अगर लोअर साइज के एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हमारा वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। जितना समय ज़्यादा लेंगे उतना हमारी फ्रेश कंक्रीट हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो हमारी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन ए 0.003, ऑप्शन बी 0.003, ऑप्शन सी 0.00003 एंड ऑप्शन डी 0.03। देखिए श्रिंकेज स्ट्रेंथ का हमारा कंक्रीट में वैल्यू लेते हैं हम लोग 0.0003 लेते हैं। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रिंकेज क्या है, ठीक है, श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट है, मतलब छुपा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की छुपा हुआ प्रॉपर्टी है। मतलब वो क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व इन कंक्रीट ड्यू टू मॉइस्चर लॉस एट डिफरेंट स्टेजेस। जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट हमारी
लॉस होगी वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम चेंज भी ऑब्जर्व होगी, उसे हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज कैसी प्रॉपर्टी है, तो कभी कभी आपको पूछता है कि वो कैसी प्रॉपर्टी है, तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट मतलब छुपा हुआ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व इन ए कंक्रीट ड्यू टू मॉइस्चर लॉस एट डिफरेंट स्टेजेस, उसे हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसकी वैल्यू और हम लोग लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे 3 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एयर इंट्रेंट इन द कंक्रीट इंक्रीजेस, ऑप्शन ए वर्केबिलिटी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एंड ऑप्शन डी यूनिट वेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको समझना है कि इंट्रेंड एयर क्या होता है। ठीक है, दो तरह के एयर होते हैं, एक इंट्रेंड एयर होते हैं, दूसरा इंट्रैप्ट एयर होते हैं। ठीक है, इंट्रेंड एयर क्या बोलते हैं, जो वॉइड्स में हम लोग इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करते हैं एयर, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रैप्ट एयर। और इंट्रैप्ट एयर क्या होता है, अगर हम लोग इम्प्रॉपर कंपैक्शन करेंगे तो हमको पता है कि वॉइड्स हमारी बिगर साइज की हो जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रैप्ट एयर। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले इंट्रेंड एयर किसको बोलते हैं, ऐसा एयर जो हम लोग इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड करते हैं कंक्रीट पे, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रैप्ट एयर। और इंट्रेंड एयर में हम लोग एयर क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, तो टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम लोग जो एयर इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रेंड एयर। और इंट्रैप्ट एयर क्या होता है, इंट्रैप्ट एयर इम्प्रॉपर कंपैक्शन के कारण से, अगर हम अच्छे तरह से कंपैक्शन नहीं करेंगे तो जो हमारा एयर्स आ जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रैप्ट एयर। अब यहाँ पे आपको दोनों पे देखना है कि इंट्रेंड एयर का इफेक्ट फ्रेश कंक्रीट पे क्या होता है और हार्डन कंक्रीट पे क्या होता है। यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रेंड एयर का इफेक्ट फ्रेश कंक्रीट पे क्या होगा और हार्डन कंक्रीट पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेश कंक्रीट की बात करते हैं। अगर फ्रेश कंक्रीट के बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ इंट्रेंड एयर का क्या होगा, वर्केबिलिटी हमारी बढ़ेगी और सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग हमारी कम होगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो हमको समझना है ये फ्रेश कंक्रीट की बात कर रहा है, मतलब फ्रेश कंक्रीट की बात कर रहा है, तो इंट्रेंड एयर अगर हमारी बढ़ेगी तो हम लोग बोल सकते हैं वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और हमारी ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन कम हो जाएगी। फिर दूसरा है हार्डन कंक्रीट पे। हार्डन कंक्रीट पे इंट्रेंड एयर का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो हमारी स्केलिंग इफेक्ट कम हो जाती है और स्ट्रेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं पूछा है तो फ्रेश कंक्रीट का देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए वर्केबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रेंथ तो हमारी कम हो जाएगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन भी हमारी कम हो जाएगी, यूनिट वेट भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है मॉडुलस ऑफ रप्चर, मतलब यहाँ पे एफसीआर की वैल्यू आपको पूछा गया है। एफसीआर मॉडुलस ऑफ रप्चर को ही हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी बोलेंगे और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलेंगे। ठीक है, तो एफसीआर की वैल्यू हमारी होती है 0.7 √FC हम लोग बोलते हैं। फिर दूसरा है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज FCS। ठीक है, FCS हमारी कितनी होती है, 0.6 टाइम्स ऑफ FCR। FCR मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो मतलब हम लोग FCS को लिख सकते हैं 0.66 × 0.7 √FC के। और तीसरा क्या होता है हमारा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं 0.50 टाइम्स ऑफ FCR, मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.50 × 0.7 √FC के हम लोग बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, FCR की वैल्यू हो जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, FCS की वैल्यू हो जाएगी। और तीसरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं FCR इज ग्रेटर देन FCS और FCS इज ग्रेटर देन FCT। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर। पहला दिया हुआ इक्वल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी FCR इज ग्रेटर देन FCS, बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। FCS इज ग्रेटर देन FCT, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब
FCT पूछा गया है और दूसरा यहाँ पे फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, मतलब हम लोग यहाँ पे FCR पूछा गया है। तो डायरेक्ट फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 0.7 अंडर रूट FCK, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 0.5 टाइम्स ऑफ FCR। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5 इंटू अंडर रूट 0.5 इंटू 0.7 अंडर रूट FCK लिख सकते हैं। अब यहाँ रेशियो क्या पूछा गया है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं FCT और यहाँ पे लिख सकते हैं FCR। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे FCT की वैल्यू कितनी है, तो 0.5 इंटू 0.7 अंडर रूट FCK। फिर नीचे हमारी FCR की वैल्यू कितनी है, तो 0.7 अंडर रूट FCK। तो यहाँ पे 0.7 अंडर रूट FCK, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। A 0.33 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन B 0.5, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।